बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS Learn ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। वन बाय वन एक एक शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उसका डिटेल से आंसर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, देयर आर 3 ओरिएंटेशन ऑफ p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल की 3 ओरिएंटेशन है ड्यू टू द 3 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज आती है, उसकी वजह से हमारे पास 3 ओरिएंटेशन है p ऑर्बिटल्स की, तो इसको हमने जस्टिफाई करना है। इसका आंसर ये है। इसके आंसर को करने से पहले आपने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी। एन की वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3 और आगे चलती जाती है। इसी तरह अगर हम एल की वैल्यू करें तो वो 0 से शुरू होती है, 1, 2, 3 इस तरह आगे चलती रहती है। इसी तरह एम की वैल्यू की बात करें तो वो भी शुरू होती है 0 से, बाद में +-1, फिर +-2 और इसी तरह +-3 इस तरह ये चलती ही जाती है। ये हमने सारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पढ़ा है। अगर n की वैल्यू क्या होगी, L, M और ओरिएंटेशन की बात करें तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरह चलती जाती है। L के लिए जो वैल्यू है वो है, n के लिए वैल्यू शुरू होती है 0 से, 0 n की वैल्यू चलती है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह हमने पढ़ा कि 1 की 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह चलती जाती। l की वैल्यू शुरू होती है 0 से, तो 0, 1, 2, 3 इस तरह ये आगे चलती जाती। m की वैल्यू 0 से शुरू होती है, फिर होती है 0 +-1, फिर होती है 0 +-1 +-2, इसी तरह होगी 0 +-1 +-2 +-3 इस तरह आगे ये चलता ही जाता है सिलसिला। तो n की वैल्यू जब 0 होगी तब l की वैल्यू 0 होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी, तो इसका मतलब कितनी ओरिएंटेशन है, m की वैल्यू 1 है तो 1 ओरिएंटेशन आ जाएगी। l की वैल्यू 1 होगी तो हम किसकी बात करें, p की। l की वैल्यू 0 होगी तो s की बात करें। तो p की वैल्यू जब l के लिए वैल्यू 1 होगी तो हम p सब शेल की बात करें तो उसके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी कितनी वैल्यूज आ रही, एक 0, एक +1 और एक -1। कितनी ओरिएंटेशन आ रही है, 3। लिखेंगे 3, एक 0, एक +1 और एक -1। इसी तरह l की वैल्यू जब 2 होगी तो d सब शेल के लिए बात करें तो इसके लिए कितनी आएगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 +1 -2 3 होगी, +2 -2 तो होगी 5। इसके लिए 5 ओरिएंटेशन आएगी। इसी तरह इसके लिए 7 ओरिएंटेशन आएगी। इस तरह ये आपने याद करना है। लिखो दी 3 ओरिएंटेशन ऑफ अ p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल की 3 ओरिएंटेशन अराइजेस फ्रॉम द 3 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर एन ऑर्बिटल विद एन एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ 1, यानी l की वैल्यू क्या है, 1 है। l की वैल्यू 1 के लिए m की वैल्यू जो है वो 0, +1 और -1 है। इसकी वजह से हमें कितनी ओरिएंटेशन पता चली, 1, 2, 3, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं px, py और pz से। सेकेंड क्वेश्चन है, I3 ऑफ मैग्नीशियम इज मच बिगर देन इट्स I2 जस्टिफाई। I3 का मतलब यह है कि इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़ी है इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से, इसको हमने जस्टिफाई करना है। अगर हम लिखें, अगर हम मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो मैग्नीशियम में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। तो किस तरह होगी, 1s2, 2s2, 2p6 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3s2। अब ये सबसे पहले क्या करेगा, पहली आयनाइजेशन एनर्जी से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यहाँ रह जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालेगा तो यहाँ से पूरे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब इतनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रह जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बिल्कुल स्टेबल है नियोन की तरह। नियोन की सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उसके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है नियोन की तरह। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसकी वजह से इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, इसलिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होगी। द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज मच लार्जर देन इट्स सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी because after losing 2 electron magnesium achieve a stable noble गैस कन्फिग्रेशन जैसे कि नियोन की होती है।
रिमूविंग अ थर्ड इलेक्ट्रॉन वुड रिक्वायर्ड ब्रेकिंग दिस स्टेबल ऑक्टेट। अगर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये जो स्टेबल ऑक्टेट है इसको डिस्टर्ब करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, जिसके लिए हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी मैग्नीशियम के लिए। देन है अमंग द एलिमेंट लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड क्रिप्टोन। One has the lowest first ionization energy and which has the highest first ionization energy। किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम है और किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। सो पहले हम बात करते हैं पोटाशियम की। पोटाशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि ये अल्कली मेटल से बिलोंग करता है और ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ तो पोटाशियम होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, तो 4s1 यानी 4s में आएगा एक इलेक्ट्रॉन और ये इजीली इसको रिमूव कर देगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है, इस पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी, इसकी वजह से ये इजीली इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। पोटाशियम हैज लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बिकॉज इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इन 4s। 4s में इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है विच इज़ फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, और एक्सपीरियंस शील्डिंग। उसके अंदर कितने ज़्यादा ऑर्बिटल्स है, शेल्स है जो कि शील्डिंग का काम करे, उस पर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन नहीं जाने दे रहे, इसकी वजह से वो न्यूक्लियस से दूर है, उस पर अट्रैक्शन कम है, तो मेकिंग इट ईजी टू रिमूव, तो हम उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब हम बात कर रहे हैं क्रिप्टॉन की। हैज़ हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों है? क्योंकि ये एक नोबल गैस, और नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है, ये फील्ड होती है, इनके वैलेंस शेल फील्ड होते हैं, ये स्टेबल होते हैं बिकॉज इट हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्यू टू देयर फील्ड वैलेंस शेल रिक्वायर्ड लार्ज एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। देन डी वाला क्वेश्चन है कंसीडर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पोटाशियम एटम। पोटाशियम एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंसीडर करनी है। राइट फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पोटाशियम यूजिंग SPDF नोटेशन। सो SPDF नोटेशन को यूज करते हुए पोटाशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। पोटाशियम होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन, इस तरह उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी। देन है एक्सप्लेन वाई 4s सबशेल इज फिल्ड बिफोर 3d सबशेल इन पोटाशियम इवन थ्रू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ 3d सबशेल इज लोअर। 4s इलेक्ट्रॉन और इसके बाद आता है 3d। अब 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं आता, 4s में ही क्यों इलेक्ट्रॉन आता? 4s को हम पहले फिल करने की क्यों कोशिश करते हैं? सो इस क्वेश्चन की रीजन हमने अफबाउ प्रिंसिपल में भी पढ़ा था, वहां हमने डिटेल से पढ़ा था, लेकिन एक दफा रिवीजन कर लेते हैं। The 4s subshell is filled before 3d subshell in potassium due to अफबाउ प्रिंसिपल और n+l रूल। n+l रूल कहता है कि सब शेल हैविंग लोअर n+l वैल्यू, जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी और पहले फील्ड होगा। अगर हम 4s की बात करें तो उसके लिए n+l की वैल्यू क्या आएगी? 4s के लिए n क्या है जो लिखा होता है, तो n की वैल्यू है 4 और l हमेशा s के लिए होता है 0। सो l हो जाएगा 0, n+l करेंगे तो n है 4 और l क्या है 0, 4 + 0 क्या करेंगे 4। सो 4s के लिए n+l की वैल्यू आई है 4। इसी तरह 3d के लिए n+l की वैल्यू निकाले तो n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू, l वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब s, 1 होगी इसका मतलब p, 2 होगी तो इसका मतलब d की बात करें, तो l = 2 का मतलब d की बात करें, तो n+l की वैल्यू क्या होगी? n 3 और l 2, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। सो इसकी n+l की वैल्यू आएगी 5। 4s की आई 4 और 3d की आई 5। इसकी वजह से सिन n+l वैल्यू फॉर 4s इज 4 और क्या है कम है देन 3d की क्या है 5। सो 4s सबशेल को हम पहले फील्ड करेंगे क्योंकि इसकी n+l की वैल्यू कम आई, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम है, इसको हम पहले फील्ड करेंगे। देन क्वेश्चन है एन एटम ऑफ एलिमेंट X हैज एन इलेक्ट्रॉनिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर है इसका 17 एंड मास नंबर है इसका 35। हमने इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन डिटरमाइन करने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम। सो किस तरह? सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट हमारे पास है X। अगर बात करूं तो एटॉमिक
एटॉमिक नंबर इन्होंने बताया है वो क्या है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, उसकी वैल्यू है 17। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन है 17। इसी तरह मास नंबर भी उन्होंने दिया हुआ है। मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, और वो उन्होंने दिया हुआ है 35। सो लिखेंगे 35। अब इसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है 17। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 17 होंगे। अब हमने निकालने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस तरह निकालते हैं मैं आपको बताती हूँ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है n, a माइनस जी करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। a हमारे पास क्या है 35 माइनस जी हमारे पास क्या है 17। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 35 में से 17 निकालेंगे तो आएगा 18। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 18। अब पीछे वाला ही एलिमेंट x है और उसके ऊपर क्या है -1 है। इफ द एलिमेंट फॉर्म एन आयन विद एन चार्ज ऑफ -1, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाउ मेनी प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन द आयन। अब नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन के गेन करने की वजह से। इलेक्ट्रॉन जब एक नंबर ज्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पहले उसमें कितने थे 17, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही रहेंगे। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे 17, तो 17 ही रहेंगे। इसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी उतने ही रहेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो कितने थे 18, तो 18 ही रहेंगे। सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक नंबर इंक्रीज हुआ है, उसके ऊपर -1 था, इसका मतलब ये कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब अगला वाला क्वेश्चन है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ मरकरी। अब मरकरी है हमारे पास, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल विन n = 3। n = 3 का मतलब ये है कि तीसरे शेल की बात करें। सो हमने पढ़ा था K L M N, 4 तरह के शेल्स पढ़े थे। इसके लिए n की वैल्यू है 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18, इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 32। सो हमने पढ़ा था जब n की वैल्यू 3 होगी तो m शेल की बात करेंगे, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि इसमें S P D 3 सब शेल आते हैं। S में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, D में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। 10 16 और 2 18, तो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन इन n = 3 वाले शेल में। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई 4D एटॉमिक ऑर्बिटल। तो D की बात है, D में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10। सो 4D सब शेल इज फिल्ड विद 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इन 4pz एटॉमिक ऑर्बिटल। तो 4p की बात करें तो p में हमेशा आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। सब शेल हैजी, इसके कितने ऑर्बिटल होते हैं, p के हमेशा होते हैं 3 ऑर्बिटल, px py pz। 4 की बात करें तो 4px 4py 4pz, ईच होल्डिंग अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 4pz में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, द वैलेंस शेल ऑफ मरकरी इज 6s सब शेल। इसका वैलेंस शेल होता है 6s और उसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि अगर एक की पॉजिटिव स्पिन हो, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन इस तरह होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह होता है। सो अगर एक की पॉजिटिव स्पिन है तो दूसरे की नेगेटिव स्पिन होगी। तो नेगेटिव स्पिन के लिए अप स्पिन का वर्ड यूज किया गया है। सो एक इलेक्ट्रॉन के अप स्पिन है तो एक इलेक्ट्रॉन की डाउन स्पिन है। सो अप स्पिन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में जो अप स्पिन कर रहा है।
देन अगला क्वेश्चन है द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर अननोन एलिमेंट आर। अननोन एलिमेंट हमें नहीं पता एलिमेंट कौन सा और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 800 कुछ और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की है 1700 कुछ। अब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है 14,000। पहले 1000 था, अब ये सीधा 14,000 पे किस तरह है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़ी है। फोर्थ वाली आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के करीब है। सो गैप डिफरेंस आया है थर्ड और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान। सो हमें नहीं पता था एलिमेंट कौन सा, हमने बताना है टू विच फैमिली इन द पीरियोडिक टेबल डज द अननोन एलिमेंट मोस्ट लाइकली बिलोंग। कौन सी फैमिली है पीरियोडिक टेबल से जिससे एलिमेंट बिलोंग कर सकता है। सो ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, ये आपने क्वेश्चन में नहीं करना, इधर से लेकर इतना ये आपने क्वेश्चन में नहीं करना, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए इसका आंसर मैंने नीचे दिया हुआ है। देयर इज अ लार्ज जंप इन द आयोनाइजेशन एनर्जी बिटवीन I2 एंड I3। I3 और I2 के दरमियान बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है। दिस इंडिकेट रिमूविंग थर्ड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। इसका मतलब ये कि तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। दिस हैपन व्हेन द एलिमेंट इज रिमूव। ये कब होता है, कब ऐसे होता है कि थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू चाहिए। When an electron is removed from a stable electronic configuration, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, तब एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। इधर से लेकर यहाँ तक आपने ये क्वेश्चन का आंसर करना, ऊपर वाला सिर्फ एक्सप्लेनेशन थी। The large jump after I2 suggests that the element lose 2 electron to achieve stable electronic configuration। जो एलिमेंट है उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की मदद से। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो उसकी स्टेबल कन्फिग्रेशन आ गई। स्टेबल कन्फिग्रेशन आने की वजह से हमने कहा कि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। दिस एलिमेंट इज ग्रुप 2 एलिमेंट विच हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे एलिमेंट होते हैं ग्रुप 2 के जिनके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लेते हो, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देन अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग एनर्जीज फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए डिफरेंट एनर्जीज दी गई है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। हमने बताना है ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। सो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो जनरली इंक्रीज कर रही है 1 से 4 तक, बिकॉज एज इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड मोर टाइटली बाय द पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज लीडिंग टू स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है? जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं तो बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब हो जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस को बाकी इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा प्यार आना शुरू हो जाता है। वो एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, बाकी इलेक्ट्रॉन को मैं खो नहीं सकता, इसलिए वो उनको अपने पास ज़्यादा कशिश से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से अपने पास रखता है, इसलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। एक्सप्लेन द लार्ज इंक्रीज इन I3 टू I4। I3 टू I4 में जो एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, I3 में 2000 के करीब और I4 में 11,000 के करीब। ऐसा क्यों? एज व्हेन द 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे तो चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल कन्फिग्रेशन आएगी, उसमें से चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। सो एज द 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम एल्यूमिनियम, एग्जाम्पल उन्होंने दी थी एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 13 इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह होती है? एल्यूमिनियम में होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन। सो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं KLM, इसमें आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। 2 और 8 कितने हो गए? 10। बाकी कितने रह गए? 3 इलेक्ट्रॉन, तो आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन M शेल में। यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 निकालने के बाद ये स्टेबल कन्फिग्रेशन आएगी लाइक नियोन। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी की मदद से, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। सो चौथी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। एज व्हेन द 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम एल्यूमिनियम इट अटेन स्टेबल कन्फिग्रेशन like neon, so the removing a 4th electron would require breaking this stable octet which demand a much higher energy input। then अगला इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है लिस्ट एल्यूमिनियम गिवन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज एंड एक्सप्लेन योर ऑर्डर।
हमने ऑर्डर देना है इंक्रीजिंग साइज वाला एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के आयंस का, और इस ऑर्डर को हमने एक्सप्लेन भी करना है। अब एल्यूमिनियम ने पहला एल्यूमिनियम था, उसका साइज ठीक था। अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा एल्यूमिनियम की निस्बत। फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और न्यूक्लियस की कशिश ज़्यादा हो जाएगी और छोटा हो जाएगा। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एल्यूमिनियम का साइज बहुत छोटा हो जाएगा। सो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा, फिर इसका बड़ा, फिर इसका बड़ा, और नॉर्मल एल्यूमिनियम का, न्यूट्रल एल्यूमिनियम के सारे आयन से ज़्यादा साइज है। क्यों? एज द इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ स्ट्रॉन्गर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो बाकी इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, वो पुलिंग देम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, वो उसको अपने करीब ज़्यादा खींचते हैं, न्यूक्लियस के करीब ज़्यादा खींचते हैं, जिस रिड्यूसिंग आयोनिक रेडियस, जिसकी वजह से जो आयोनिक रेडियस है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे एग्जांपल है मेरे पास, ये कोई भी एटम है, इसके इस तरह शेल्स। अब इसके शेल्स में ये इलेक्ट्रॉन थे, इसको निकाल दिया, रिमूव कर दिया, बाकी इतने इलेक्ट्रॉन रह गए, एक और ये अब ये देखो, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको और अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, आयोनिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस हैज द फ्यूएस्ट इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन रह गए, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन उसके निकल चुके हैं, मेकिंग इट स्मॉलेस्ट, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा। एज द एल्यूमिनियम हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर सिंपल एल्यूमिनियम की बात करें, न्यूट्रल एल्यूमिनियम की बात करें, तो इसमें होगी 13 इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये कि इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज भी कम होगा इसके इलेक्ट्रॉन पे, और इसका साइज भी बड़ा होगा। हमने ट्रेंड बताना है इन स्टेट द जनरल ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल अप टू द 4p सबशेल। 4p सबशेल तक हमने जनरल ऑर्डर बताना फिलिंग इलेक्ट्रॉन का। सो जो हमने अफवा प्रिंसिपल में पढ़ा वही ऑर्डर है, 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, फिर 4p में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, और फिर हमारे पास आएगा p। अगर आपको उस तरह याद नहीं हो रहा, वैसे वो बहुत ईजीएस्ट तरीका था, मैंने बताया था अब प्रिंसिपल में किस तरह आपने इस पूरी सीरीज को याद करना है। लेकिन अगर आपसे नहीं याद हो रहा वो तरीका, तो आपने याद रखना है हर चीज़ 2 दफ़ा आएगी। स्कूल 2 दफ़ा आ गया, 1 दफ़ा स्कूल और 1 दफ़ा स्कूल। फिर पब्लिक स्कूल 2 दफ़ा आएगा। पहले स्कूल 2 दफ़ा आया, फिर पब्लिक स्कूल 2 दफ़ा आया, फिर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, और फिर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। इस तरह हम करते हैं एक कंप्लीट सीरीज। देन है एक्सप्लेन वाई 4s सबशेल फील्ड बिफोर 3d सबशेल अकॉर्डिंग टू द अफवा प्रिंसिपल। ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर डी में जहां हमने क्रिप्टॉन के बारे में पढ़ा था, तो वहां हम इसका रीजन पहले कर चुके हैं, सो आपने ये वहीं से कर लेना है। अब हमारा लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, ड्रा ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस एटम। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 15। इंश्योरिंग दैट योर डायग्राम एडहियर टू हुंड्स रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आज फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है पहले वो लिख लेते हैं। 1s2 इसमें होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन, 2s2, 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, 3s2, 3p3 तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4 और 6 कितने हो गए, 10, 11, 12 और 3 15, तो टोटल हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी फॉस्फोरस की। अब इसको हमने हुंड्स रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक बनाना है। अब हमने सिर्फ वैलेंस शेल की डायग्राम बनानी है। उन्होंने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले शेल में होता है, तो सबसे बाहर वाला शेल है 3 वाला। 3 वाले के बाद 4 वाले की तो उन्होंने बात ही नहीं की, तो सबसे बाहर वाला शेल है 3। पहले कौन सा है ऑर्बिटल, पहले डायग्राम बनाएंगे 3s की, 3s में एक ही ऑर्बिटल होता है वो आ गया। देन बनाएंगे 3p की, 3p में p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, तो आएंगे 3 बॉक्स, 1, 2 और 3। इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ये हमारे पास क्या है, एनर्जी। इधर लिखेंगे 3s, इधर लिखेंगे 3p। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 और 2। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो बनाएंगे हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1, 2, 3। सो ये हमारे पास ऑर्बिटल डायग्राम है, बॉक्स डायग्राम है फॉस्फोरस की अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आज कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन किए। इस कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन का मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।